फाइनली आईसीसी ने जो शेड्यूल है चैंपियंस ट्रॉफी का वो अनाउंस कर दी है और शुक्र है कर दी है। काफी दिनों से खबरें चल रही थी, अब ऑफिशियली ये चीज सामने आ गई है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो पहले अनाउंस कर दिया गया था, न्यूट्रल वेन्यू भी अनाउंस कर दिया गया था। अनऑफिशियली आई थिंक ऑफिशियली अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, कौन सा मैच किसके साथ कहाँ पे है। सो दो ग्रुप्स बनाए गए हैं, 4 टीमों के, 8 टीमें हैं टोटल। और इसी स्ट्रक्चर के साथ हो सकता था, क्योंकि अगर 8 टीमें बना देते और आपस में सब खेलते सो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि वेन्यूज का थोड़ा इशू था। जिस तरह इंडिया के सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होने थे, यानी कि दुबई में होने थे। सो आई थिंक वो थोड़ा इशू था। और पहले मैं आपको ग्रुप बता देता हूँ। ग्रुप ए जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। और ग्रुप बी जो है वो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड। सो 8 टीमें हैं टोटल। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर देखें तो 19 फरवरी बुध के दिन कराची में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला मैच होगा। और ओपनिंग मैच जो है वो कराची में है। तो कराची का स्टेडियम भी नया बन रहा है। सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कराची के लिए भी। और फिर दूसरा मैच जो है वो 20 फरवरी को बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का होगा, जो कि दुबई में होगा। और तीसरा मैच जो है वो 21 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का होगा, जो कि कराची में होगा। फिर 22 फरवरी को एक बहुत बड़ा मैच है, 22 और 23 दोनों को। 22 को जो है वो लाहौर में बहुत बड़ा मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का। सो आई थिंक लाहौर में उस दिन रौनक लग जाएगी। और उसके बाद अगर देखें तो 23 फरवरी को सबसे बड़ा मैच इस टूर्नामेंट का, जो कि पहले अनाउंस हो चुका था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का दुबई में खेला जाएगा। संडे का दिन भी है और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त मैच होगा। और हो सकता है कि सारे रिकॉर्ड फिर टूट जाए व्यूअरशिप के। उसके बाद अगर देखें तो बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होगा 24 फरवरी को, वो रावलपिंडी में खेला जाएगा। फिर उसके बाद 25 को भी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का रावलपिंडी में खेला जाएगा मैच। फिर उसके बाद 26 फरवरी को लाहौर में खेला जाएगा अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच। फिर उसके बाद अगर देखें तो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच खेला जाएगा रावलपिंडी में 27 फरवरी को। फिर उसके बाद अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला जाएगा 28 फरवरी को लाहौर में। और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच खेला जाएगा कराची में 1 मार्च को। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच खेला जाएगा दुबई में 2 मार्च को। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि टूर्नामेंट्स में हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड के साथ ज़रा इंडिया का कोई रिकॉर्ड इतना खास है नहीं। फिर उसके बाद 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे और फिर एक फाइनल है। अब यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन नज़र आ रही है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता तो फिर, क्योंकि अब यहाँ पे ना सेमीफाइनल 1 जो है ना वो मंगल वाले दिन 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। और यहाँ पे ना स्टार लगा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखते हो ना ये जो फाइनल की बात जो की गई है वो संडे को खेला जाएगा 9 मार्च संडे को लाहौर में। अब उस पे ना अगर इंडिया पहुंचेगा तो फिर वो मैच लाहौर में नहीं होगा, फिर दुबई में होगा। और सेमीफाइनल 2 जो है वो लाहौर में है, वो 5 मार्च को है। और ये 4-5 मार्च, और इससे पहले जो मैच है इंडिया का 2 मार्च को मैच है फॉर एग्जांपल। तो अगर इंडिया, अच्छा तो मतलब ये होगा ना कि 2 मार्च को जो इंडिया का मैच है ना वो मतलब 2 को मैच है, तो दूसरा पहला जो सेमीफाइनल है वो 4 मार्च को है। कि अब मेरे ख्याल से इन दोनों का भी डिसाइडर होगा अगर ये 2 टीमें अच्छा परफॉर्म करेंगी। सो फिर इनका डिसाइडर होगा, फिर मतलब एक दिन का गैप होगा। फिर मतलब एक वो जो है वो कंफर्म है कि वो दुबई में ही होगा, एक जो सेमीफाइनल है वो दुबई में ही होगा। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा इसको प्लान किया जा सकता था कि अगर इंडिया नहीं पहुंचता फिर वो मैच आई थिंक पाकिस्तान में करवाया जा सकता था किसी भी वेन्यू में। और आई थिंक वो शेड्यूल को थोड़ा देखते हुए वो किया गया। और वो आई थिंक यूएई बोर्ड का भी थोड़ा सा मे भी कुछ हो सकता है कि आप एक मैच एक सेमीफाइनल इधर करवाएं।
फाइनल जो है वो फिर डिसाइड होगा बाद में कि अगर इंडिया पहुंचेगा तो फिर वो दुबई में होगा, नहीं पहुंचेगा तो फिर लाहौर में होगा। सो ये शेड्यूल है चैंपियंस ट्रॉफी का। इंटरेस्टिंग है, दोनों ग्रुप्स में इंटरेस्टिंग है। ग्रुप ए की अगर बात करें, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। सो ग्रुप बी की बात करें तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड है। सो दोनों ग्रुप में आई थिंक अगर तीन टीमें देखें, तीन तीन टीमें तो बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त इसलिए आज मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग टीम ही है फॉर्मेट की। लेकिन बांग्लादेश और अफगानिस्तान का थोड़ा देखें तो वो थोड़ा सा हल्का हो सकता है। लेकिन आई थिंक बहुत जबरदस्त मुझे लगता है टूर्नामेंट होगा। और आई थिंक पाकिस्तान में तो आई थिंक रौनक लगी होगी। और ये अच्छी बात है कि शुक्र है कर दिया अब इन्होंने अनाउंस, एटलीस्ट ये मसले हल हुए हैं। और वरना आई थिंक बहुत लेट हो गया था। आइडियली तो ये चीज़ टाइम पे होनी चाहिए थी, कि जो कि टाइम था, ताकि ना चीज़ें ज़रा टाइम के मुताबिक चले। मार्केटिंग के इश्यूज होते हैं और आप तरीके से सारा कुछ चले। सो ये चीज़ें पहले भी की जा सकती थी। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान ने अच्छा, पाकिस्तान अभी मैं देख रहा था कि एक वीडियो था अरसलान ने बनाया था, प्लेइंग 11 उसने बताई है। अब पता नहीं पाकिस्तान ने कहाँ में अनाउंस की है। मैंने पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पे तो नहीं देखी कि पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की हो पहले टेस्ट के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन वो अरसलान ने वीडियो बनाई थी। लेकिन अब वो अरसलान भी ऑथेंटिक बात करता है, वो उसकी भी न्यूज़ पक्की होती है, वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन और मैंने कहीं पे अभी देखा नहीं है कि पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की हो। साउथ अफ्रीका ने भी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, लेकिन वो मैंने एक दो जगह पे देखी है कि जहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दी है। लेकिन पाकिस्तान का मुझे अभी पता नहीं चला। वरना जनरली जो है मैं वो इंस्टाग्राम पे देख रहा होता हूँ कि वो पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की होती है। अगर करनी हो तो मे बी आई थिंक अभी परसों मैच है तो शायद कल करें। लेकिन आई थिंक अरसलान ने बना दी है। मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ऑफिशियली कहीं पे आ जाए, बट अरसलान पे मुझे था कि वो भी ऑथेंटिक तो है वो। सो अभी देखता हूँ उसमें बनाता हूँ कि नहीं बनाता। मैं भी आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिशियली ज़रा सब कुछ हो जाए तो फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन और साउथ अफ्रीका ने भी बना दिया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि आई थिंक किसी न्यूज चैनल पे ऑस्ट्रेलियन कुछ प्लेयर्स के इंटरव्यूज हुए हैं जहाँ पे उनसे पूछा गया सवाल आईसीसी और बीसीसीआई का। और मोस्टली प्लेयर्स के जवाब जो थे वो बड़े सीधे थे। वो सीधे इसलिए हाथ से थे और सही थे कि जो हम सब बात करते रहे हैं कि आईसीसी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। उन्होंने पूछा बीसीसीआई, तो वो उन्होंने कहा मोस्टली ने कहा, और कहने का मतलब ये था कि बीसीसीआई इज मोर पावरफुल देन आईसीसी। सो कहने का मतलब उन सबका यही था और ऐसे ही है। और ये सबको पता है और आईसीसी को ये बात करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बात ऐसे करते ना, मोस्टली इंडियंस अगर इस बात से एग्री नहीं करते तो वो उनको सोचना चाहिए थोड़ा सा कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि फीफा कितना बड़ा इदारा है, लेकिन हो सकता है कि फीफा से ज्यादा पैसे कई स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल बोर्ड्स हैं फुटबॉल के, उनके पास पैसा हो। ये जो इतनी बड़ी बड़ी टीमें हैं फीफा में, उनके पास क्या पैसा नहीं होगा? मुल्कों के पास बिल्कुल होगा, बट उनको फीफा की सुननी पड़ती है। सो इसी तरह मतलब इसकी ना मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूं कि आप अगर देखें ना, जो आईसीसी का जो काम है ना, वो असल में इवेंट मैनेजर का काम है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज करना है, इवेंट को मैनेज करना है। लेकिन आप एक चीज ये देखें, और ये जो बाकी जो टीमें होती है ना, ये वो एक आर्टिस्ट की तरह काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कि कोई आर्टिस्ट अगर कॉन्सर्ट करता है अपना, कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो मैनेज करती है सब कुछ। और आर्टिस्ट क्या बिल्कुल टाइम पे मना कर सकता है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे? वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी उसको कितना खींच के लगती है, आर्टिस्ट को भी खींच के रखती है। उसमें आर्टिस्ट का भी कोई इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता क्योंकि उसको पैसे दिए जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिस्टम ही कुछ हो रहा है कि फॉर एग्जांपल आपको इंडिया से धमकी आती है कि जी स्पॉन्सर सारे हमारे हैं, पैसा सारा हमसे आना है, तो ये होगा वो होगा। ओ भाई, ये क्या बात हुई? फीफा को पैसा कहाँ से आता है? इस तरह तो फीफा को भी सारे बोर्ड्स धमकी देनी शुरू कर देंगे, जी हाँ हमारे यहाँ से पैसा आपको ज्यादा मिलता है। तो ये चीजें आई थिंक होना नहीं चाहिए। सो इस तरह तो आइडियली अगर ये देखे तो अपॉर्चुनिटी तो फीफा सबसे पहले फिर इंडिया में देखे, क्योंकि इंडिया की आवाम ज्यादा है। लेकिन ये चीजें होती नहीं ना। आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन को ना जरा
मैं पहले भी कई दफा बात कर चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आईसीसी सर्वाइव कर सकेगा एक लॉन्ग टर्म में कोई। ये सिर्फ इवेंट की हद तक इनका कंट्रोल रीजन है और बाकी इनका कोई कंट्रोल रहना नहीं है, क्योंकि बोर्ड भी जो है ना वो एक हद तक ही बस ये सुन सकते हैं। और ये जो प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं ना, ये ऑस्ट्रेलियंस की ना, असल में मुझे एक दो बातें ऐसी हैं इनकी जो नेचुरली इनके अंदर होती हैं, इनके कल्चर में ये चीजें हैं कि ये ना नीचे नहीं किसी के लगते, अपना नुकसान भी नहीं होने देते और नीचे भी किसी के नहीं लगते। इन्होंने जो बात करनी होती है वो कर देते हैं। और अपना इनका जरा वो जो इनका जो एटीट्यूड है ना वो मुझे बड़ा पसंद है गेम को लेके भी। प्रोफेशनल ये जितने होते हैं और मेंटली फिजिकली जितने स्ट्रांग होते हैं ये, आई थिंक बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक की है और ये हम सब कितने अरसे से कर रहे हैं। और अब जरा ना बदनामी शायद आईसीसी को थोड़ी सी फील भी हो रही हो। बाकी आई थिंक ये अच्छी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो अनाउंस हो गया है। और इसके अलावा अभी अगर देखते हैं कि अगर प्लेइंग 11 ऑफिशियली कहीं पे आती है तो फिर उस पर बात करेंगे। जो समझ आ रही है वो ये है कि जी अब्दुल्ला शफीक नहीं है, जो कि आई थिंक यार ठीक भी था, बस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। आई थिंक अब्दुल्ला शफीक को बहुत ज्यादा मौके मिल गया और वो एक ही तरह से आउट हो रहा है और उसका एक ही टेक्निकली मसला है। मैं एक अभी वीडियो देख रहा था, ये एक तस्वीर थी या वीडियो थी कि जिसमें ना उसका वो एक मसला, उसका बैट का जो फेस है ना वो ओपन होता है हमेशा जब वो आउट होता है। वो जिस तरह ड्राइव को हम मारते हैं तो फेस ओपन करना पड़ता है ना, उस तरह ये डिफेंस उस तरह से करता है, जिसकी वजह से इसका एज होता है और स्लिप पे कैच या कीपर कैच पकड़ता है। बाबर की तकनीक इस लिहाज से इससे काफी बेहतर है। हालांकि बाबर भी काफी इस तरह आउट होता है, लेकिन बाबर मतलब उसको फंसाना पड़ता है कि जब उसके पाँव नहीं हिलेंगे, इसके पाँव हिलते नहीं और इसका फेस ही ओपन रहता है और बॉडी इसकी उस वक्त मूव क्या कहते हैं कहीं पे मूव हो ही नहीं सकती, इसके पास चॉइसेस कम है, स्टांस बिल्कुल बंद हो जाता है इसका। सो आई थिंक ये बिल्कुल ठीक बात है। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी की हमारी टीम, आई थिंक इंग्लैंड ने अनाउंस कर दी है अपनी टीम। एक किसी ने अनाउंस किया अपनी टीम, इंग्लैंड ने किया, आई थिंक इंग्लैंड ने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अभी से अनाउंस कर दी है। शायद उससे पहले इंडिया का उन्होंने जो टूर करना है उसके लिए भी टीम अनाउंस की है, वो सेम ही टीम है। ये ठीक है भाई, सबसे पहले अनाउंस कर दी है, ठीक है, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो। असल में फिर बात ये, जब इन्होंने अनाउंस किया ना तो मेरे जहन में फिर वही बात आई कि हमारे यहाँ पे भी गोरे कोच रह के गए ना। मैं फिर वही बात करूंगा, जो प्रोफेशनलिज्म की बात जो की जाती है ना, जो इन लोगों में है ना, ये लोग सिर्फ गेम की तरह लेते हैं, इनके कोई इमोशंस नहीं है गेम को लेके, खासकर इनकी आवाम के। हमारे यहाँ पे तो बहुत चीजें होती है ना, मतलब अभी मैं एक जगह सुन रहा था, पता नहीं कौन कह रहा था, इमाम का एक इंटरव्यू आया था, पता नहीं किसने कहा यार कि, पता नहीं कौन कह रहा था कि उसको सेलेक्टर्स ने कहा कि यार, हाँ इमाम ही बात कर रहा था ये, कि मुझे सेलेक्टर्स ने कहा कि यार अगर तुम्हें खिला देंगे ना अवाम और मीडिया गुस्सा करेगी। ये हमारे इदारे हैं और ये दुनिया के इदारे ऐसे चलते हैं। कहीं आईसीसी की मिसाल सबसे पहले है, मीडिया ऑडियंस इनको भी फॉलो कर रहे होते हैं। जो एक प्रोफेशनल तरीका है काम करने का, आप उस तरह से करो, जो मेरिट में जो चीज होती है वो आप करो। क्योंकि अब इस वक्त आप देखें ना तो पाकिस्तान में भी, अगर आप देखें पाकिस्तान में भी एक दो चेंजेस की जरूरत है। जिस तरह पाकिस्तान में अभी आपको कॉम्बिनेशन बेहतर करना है, अब्दुल्ला मुझे तो नहीं लगता कि वो इस फॉर्म में है, फखर आएगा अंदर, हमें एक और ओपनर की जरूरत है। शान मसूद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, हम उसको कंसिडर कर नहीं रहे बट वो एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है शान मसूद। मोहम्मद हारिस भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर वो थोड़ी सी ना मेच्योरिटी दिखाए, थोड़ी सी। वो मुझे ना कई दफा ना इनमेच्योर थोड़ा सा लग जाता है कि वो ज्यादा एग्रेशन के चक्कर में ना वो फिर बेवकूफी लगने लग जाती है, ओवर एग्रेसिव हो जाता है। सो वो आई थिंक उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए ना तो काफी चीजें, हमारा कॉम्बिनेशन चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा जबरदस्त बन सकता है। अभी जो प्लेइंग 11 अरसलान जो बता रहा था वो प्लेइंग 11 काफी बेहतर थी, कि जिसमें अब्दुल्ला नहीं था, शान ओपन कर रहा था, जो कि मैं पहले काफी देर से बात कर रहा था कि शान को ओपन करना चाहिए। क्योंकि वो शान का जो खेलने का तरीका है ना, वो आई थिंक वो प्रेशर डालता है सामने वाली टीम पे, और ये शायद नेचुरली भी हुआ है और ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। और कामरान गुलाम 1 डाउन आएगा। सो ये आई थिंक, क्योंकि कामरान गुलाम पहले खेल रहा था 4थे नंबर पे टेस्ट में, फिर उसके बाद रिजवान, फिर आगा भी था और उसके बाद वो भी था सऊद शकील। सो आई थिंक ये नेचुरली कुछ चीजें बड़ी जबरदस्त हो रही हैं और सेलेक्टर्स का भी इसमें काफी हाथ है। और बस देखना भी है कि हम खेलते हैं किस तरह से यहाँ पे। हमें अपनी अप्रोच जो है ना वो पॉजिटिव रखनी है और हम ये मैच आई थिंक जीत सकते हैं।
और इसमें ना एक और चीज मुझे लगता है कि एक चीज होनी चाहिए थी, क्योंकि अब इंडियंस भी देखेंगे, इंडियंस का भी इंटरेस्ट होगा। सो होपफुली आई थिंक इस चीज का फायदा उठाना चाहिए था कि इंडियन ब्रॉडकास्टर से पैसे ज्यादा लेने चाहिए थे इस चक्कर में, क्योंकि इंडियंस का भी इंटरेस्ट अब काफी ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया का भी इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। सो आई थिंक वो सब चाहते होंगे कि पाकिस्तान कोई ना कोई मैच जीते, और इस वक्त इंडियंस भी कह रहे होंगे कि पाकिस्तान इनको हरा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज में हरा दी है। सो वो इंडियंस की भी सपोर्ट हमें रहेगी, ऑस्ट्रेलियंस की भी रहेगी सपोर्ट में, कि हम साउथ अफ्रीका को हरा दें ताकि इन दोनों टीमों को फायदा हो सके। पाकिस्तान अब देखे ना, अगर पाकिस्तान वो बांग्लादेश वाले मैच जीता होता तो पाकिस्तान भी इस वक्त इस पोजीशन में होता कि ये 2 टेस्ट मैचेस जीत के वो WTC का फाइनल खेल सकता। लेकिन वो देखिए अब हमारे साथ हुआ क्या है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले टाइम में सीख लें इस चीज से। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।